उदयपुर ग्रामीण विधानसभा गठन के बाद से ही खटारा परिवार के सदस्य जीतते हारते रहे हैं। पिछली बार 2018 में फूल सिंह मीणा ने उन्हें 18,707 मतों से पराजित किया। इस बार विवेक कटारा का मुकाबला फूल सिंह मीणा से है। इस बार 0.33% मत अधिक पड़े हैं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार वरिष्ठ जनों के मत घर से लेने के मतों को अगर जोड़ लिया जाए तो कमोबेश मतदान का प्रतिशत बराबर है। फूल सिंह मीणा के खिलाफ बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा भाजपा में ही उठता रहा, जबकि विवेक कटारा को पंचायत समिति गिरवा द्वारा कराए गए काम व मुख्यमंत्री की गारंटी का सहारा मिला। इस बार शहरी मतदाता कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा दिखाई नहीं दिए। राजस्थान विधानसभा के इलेक्शन 25 तारीख को संपन्न हो गए हैं। जो भी उम्मीदवार थे वो अब थोड़े थकान के बाद अपनी रेस्ट करने की मुद्रा में हैं। और उदयपुर ग्रामीण से हमने पहले भी एक साक्षात्कार किया था विवेक कटारा जी से, जो उदयपुर ग्रामीण से हैं। खेमराज कटारा के सुपुत्र हैं। इनकी मदर अभी भी प्रधान है। इनकी वाइफ भी गिरवा की प्रधान रह चुकी हैं। एक कांग्रेसी परिवार है। बहुत पुराने समय से हमारे रिलेशन रहे हैं इनके पिताजी के साथ में। अब क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, ये विवेक जी मैदान में थे, इन्होंने एक एक क्षेत्र को छुआ है। इनके पीछे जो कार्ड ये गिरवा का नक्शा है और पांडुला का नक्शा है, ये सब चीज़ें करके आए हैं। वहाँ पे देख के आए हैं, वहाँ पे लोगों को प्रेरित करके आए कि वो वोट मतदान करें और उनके पक्ष में मत करें। अब इनका क्या अनुभव रहा और अब ये क्या सोच रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट 3 को आएगा, उससे पहले आप क्या सोच रहे हैं वो जानते हैं। विवेक जी, आपका स्वागत है। विवेक, ये बताएं कि चुनाव तो हो गए जी, 25 तारीख को भाग्य पेटी में बंद हो गया, क्या अनुभव रहे? अनुभव बहुत ही संघर्ष रहा पूरा चुनाव में जी, क्योंकि मेरी सीट बहुत ही विचित्र सीट है जी, शहर और ग्रामीण क्षेत्र का मिक्स है इसमें जी, जी, और 36 जातियाँ रहती हैं जी, तो हर एरिया में आपको अलग किरदार निभाना पड़ता है। जी, जी, शहरी क्षेत्र में यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट अपडेटेड, तो हर चीज़ की जानकारी आपको लेनी, क्योंकि कोई मतदाता सब स्मार्ट रहते हैं। कोई कुछ पूछ ले तो आप उस चीज़ को लेके ज़्यादा आप हमेशा चीज़ को ढंग से पुटअप कर पाओ, तो वो चीज़ यही शहर ग्रामीण मतदाताओं में एक अलग बात है। वहाँ पर थोड़ा आपको देसी स्टाइल में आके रहना पड़ता है। तो ठीक है, मिला जुला है और 5 साल काम किया, सरकारी योजनाओं को धरातल पे पहुँचाया और जब पहुँचाया तो आज रिस्पॉन्स भी पब्लिक का बहुत अच्छा है। लोग लाभान्वित हुए हैं, व्यक्तिगत रूप से भी लोग लाभ हुए। कुल मिला के मैं आई एम एक्सपेक्टिंग बेस्ट रिजल्ट फॉर यू। या ऐसा कौन सा एरिया है जो इस क्षेत्र में आप सोच रहे हो कि मैं जा नहीं सका, अगर यहाँ जाता तो और ज़्यादा अच्छा रहता, वहाँ के लोगों से मैं मिल नहीं सका, कोशिश की मैंने मगर फिर भी नहीं जा सका? कौन कौन से क्षेत्र जहाँ आप नहीं जा सके? देखिए, मैं यहाँ पे आपका जामा प्रोग्राम में थोड़ा जा नहीं पाया, वरना मैं भी चुनाव के दौरान नहीं जा पाया। उससे पहले तो मैं गया ही नहीं। जी, जी, और शहर के कुछ वार्ड थे जहाँ मैं नहीं जा पाया, जैसे सेक्टर 11, आपका सेक्टर 14 में कुछ एरिया है। क्योंकि मेरे को एक्चुअली हमारे प्रतिनिधि के मुकाबले मेरे को 10 दिन कम मिले, उनको 10 दिन पहले टिकट मिल गया। जी, जी, तो उस दौरान मेरे को टिकट मिला 31 को जी, और मेरे को तो 23-24 दिन ही मिले। उसमें मेरी 52 पंचायतें हैं, 20 वार्ड है, तो सब तो हो ही नहीं पाया। जी, लेकिन प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो सके। जब मैं नहीं पाया तो माताश्री को भेज के वो इलाका कराया, लेकिन एरिया ऑल टुगेदर पूरा टच हुआ है। पूरा टच करने की कोशिश की आपने। शहर की अलग तरह की तासीर है, अलग तरह की डिमांड्स हैं, अलग तरह की मांग है। ग्रामीण क्षेत्रों आपका एरिया, उसकी अलग तासीर है, डिमांड है, मांग है। वहाँ अलग लोग चाहते हैं, यहाँ क्या डिफरेंस रहा दोनों की मांगों में? देखिए, शहर के लोग तो अपनी जो बेसिक सुविधा है उस पर ज़्यादा रहता है कि भाई सफाई हो, लाइट्स टाइम पे है, सफाई व्यवस्था अच्छी हो, आपकी सड़कें अच्छी दुरुस्त हो, और ये सारी चीज़ें ये देखते हैं कि शहर में तो लगभग लगभग सब काम हो ही गया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जो चीज़ है वो जो सुविधा उपलब्ध है वो और बेहतर ढंग से उनको सुविधा पहुँचे, वो हर चीज़ का रेट भी देने के लिए तैयार है, प्राइस भी देने के लिए तैयार है, लेकिन सुविधा पूरी पहुँचे, वो उनका ये है कि हमारे टाइम पे सफाई हो, लाइट्स प्रॉपर आए, जनप्रतिनिधि उनके कॉल्स उठा के उनको रिस्पॉन्स दे, इस तरह की बात है।
ज़्यादा ग्रामीण इलाके की बात करूँ तो वहाँ जो बेसिक जो नीड्स है, जैसे आज हम बात करें गेहूँ की, तो अधिकतर लोगों के मतलब ये था कि हमको गेहूँ बंद हो गए, तो हमने कहा कि ये तो सेंटर से आता है गेहूँ का जो मामला है, अभी पोर्टल बंद है। केंद्र सरकार का जब पोर्टल खुलेगा तब आपको ये सुविधा दी जाएगी। तो इस गेहूँ के लेके बहुत समस्या है, बहुत लोग गेहूँ मिलते नहीं हैं, लोग अपने बेसिक नीड्स है उसके लिए भी जूझ रहे हैं। आज आवास नहीं है। तो जो आवास योजना भी मुख्यमंत्री ने चलाई थी बीच में, और जो योजनाएं चलाई थी उनका लाभ गाँव में नहीं मिल रहा है। नहीं, उनका लाभ मिल रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि शौचालय बने जो हैं। सर्वे हमने सरकार को भी जब बनी थी, हमने भी गहलोत साहब से डिमांड की थी कि जो आपका सर्वे हुआ है, कि सर्वे ये गवर्नमेंट कर्मचारी करते हैं, तो इनको मैं समझता हूँ इनके साथ इनको जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करना चाहिए। अब ये ऐसे ऐसे लोगों का सर्वे करके आ जाते हैं जो ऑलरेडी संपन्न है, और वो बहुत सारे हाँ, ये बात तो बहुत लोग कह रहे हैं कि बीपीएल में नहीं है। हाँ। बड़ी बड़ी के मकान है, उनके पास गाड़ियां हैं, वो भी आज बीपीएल का फायदा ले रहे हैं। तो हमने यही बोला कि रीसर्वे हो और उसमें ढंग से जो वाकई में जो नीडी है उसको दिया जाए। तो जो सर्वे हो की जो लिस्ट बन जाती है उसी के आधार पर हम दे सकते हैं, और जब फील्ड में जाते हैं जब लगता है कि और किसी की जरूरत थी, हम उसमें असमर्थ हो जाते हैं। तो मेरा ये है कि ये सर्वे फिर से हो, बीपीएल सर्वे फिर से हो, ताकि जो वाकई में जो डिजर्व करता है और जो वाकई में जिसकी जरूरत है उसको वो चीज़ मिले। तो ये सब समस्या है, आवश्यक पट्टों की है, लोग डिमांड करते हैं हमारे मकान बने हुए हैं कृषि एरिया में, आज बिलाना में बहुत सारे मकान बने हुए हैं, उनकी पट्टे की आवश्यक पट्टों की मांग करते हैं लोग बहुत ज़्यादा। क्या लग रहा है, उम्मीद कितने से जीतने की है? जीतेंगे जरूर जी, कितना तो अब ये जनता जनार्दन क्योंकि आपने तो बहुत ज्यादा होमवर्क कर रखा है। लिस्ट आपकी देखिए, एक एक बूथ की आपने 2013, 18, फिर वर्तमान की पूरी लिस्ट है। 13 का रिजल्ट, हाँ, आपका 18 का रिजल्ट, हाँ, आपने और एक बूथ का कैटेगराइज भी कर रखा है कि क्लासिफिकेशन कौन सा बूथ अच्छा है, तो ए बी सी। इतना मेहनत करके इन्होंने पूरा अपना डेटा तैयार कर रखा है, और इसी के आधार पर आप ने पूरी ताकत झोंकी है इस डेटा के आधार पर। अब की बार 2-4 क्लिप आपकी बहुत ज्यादा वायरल हुई है। एक तो आपने आदिवासी समाज में कहा कि हम हिंदू नहीं है। इस चीज को लेकर के लोग बड़ा, क्योंकि आपके पापा तो सब मंदिरों में वगैरह सब में जाते रहे, आपको भी मैंने देखा जैन मंदिर में भी आप गए हो और गुरुद्वारों में भी आप गए हो। ये क्या सब ये मैं सोचता हूँ ये जो भी चला है ये मैनिपुलेटेड था। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि मैंने ये जरूर बोला था कि आदिवासी समाज की परंपरा अलग है और हिंदू समाज की परंपरा अलग है। मैं उसको तोड़ मोड़ के वो किस तरह से पुटअप कर रहे हैं वो मेरे को पता नहीं, उसके भी जांच कराएंगे। लेकिन मैं समझता नहीं हूँ कि आपने मेरे को खुद देखा होगा, मैं 3-4 तो मैं कांवड़ यात्रा हर मंदिर में मैं जाता हूँ, मेरी सोच उस तरह की है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब विपक्षी पार्टियां स्टंट चलते हैं बहुत सारे चुनाव में, कर रहे हैं, ठीक है। आप आहत नहीं होते इस तरह के स्टंट? नहीं, तो राजनीति में है तो आपको ये सब के लिए तैयार तो रहना चाहिए। अब क्योंकि आप रेस्ट के मुद्रा में आ गए, क्या कमी आपको लगी कि यार मैं थोड़ी सी ये और करता तो शायद मैं मील अहेड होता? क्या चीज आपको लगा कि हमने काम करने में कोई चूक की है या नहीं की है? प्रयास पूरे किए हैं आपने? मैंने पूरे प्रयास किए, और कोई कमी ऐसी जो रह गई कि यार नहीं यार यहाँ पे अभी ये कमी रह गई, यहाँ के लोगों की ये डिमांड थी जो मेरे हाथ में थी, मैं पूरी कर सकता था, ऐसा कोई एरिया, कोई चीज? चुनावी कैंपेन में चाहे 5 साल में, ऐसी ऐसा। हाँ चुनावी कैंपेन में बहुत लोगों का ये था कि आप लोग गांव में डोर टू डोर कर रहे हैं जो शहर के पास की पंचायत में, लेकिन इतना संभव हो नहीं सका। लेकिन डोर टू डोर करना जरूरी था, मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाया। शहर में तो किया हमने, लेकिन अब तितड़ी जैसे बात करें तो ये भी शहरी क्षेत्र हो गया है, सुबह पूरा शहरी क्षेत्र हो गया, बुआना सोनी पूरा हो गया है, बेडवास हो गया है। तो यहाँ हर कार्यकर्ता चाहता था कि हम डोर टू डोर करें, लेकिन समय की पाबंदी की वजह से हम लोग ये सब नहीं कर पाए। नहीं, ठीक है, कार्यकर्ताओं ने अपने सबसे किया, सबसे संपर्क करने की कोशिश की कार्यकर्ताओं ने, और ठीक है, कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ कमी तो रहती है, लेकिन हमने हर संभव प्रयास किया कि चुनाव प्रबंधन से लेकर चुनाव प्रचार कैंपेन अच्छा हुआ, और कार्यकर्ता भी सेटिस्फाइड हैं, और जनता से ज़्यादा अपने बारे में और गहलोत सरकार ने काम किए वो, और जो आने वाली जो 7 गारंटियाँ हैं जो सरकार देने वाली है, सरकार बनते ही उसका हमने
अच्छे से प्रचार किया है। राज्य सरकार में किसकी सरकार आती दिख रही है आपको राज्य में? कांग्रेस पार्टी कांग्रेस की आ रही है। कितनी सीट की उम्मीद कर रहे हैं? 100 के बीच में से थे। सवा सौ उदयपुर संभाग की 8 सीटों पे, उदयपुर जिले की 8 सीटों पे आएगी, सीटें आएगी। कौन कौन सी? संभाग का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे जिले में 4 से 5 सीटें आएगी। उदयपुर जिले में 4 से 5, संभाग में 28 सीटें हैं, उसमें क्या उम्मीद कर रहे हैं? संभाग का मैं अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। मैं भी क्या कल तक तो अपनी विधानसभा में ही था, ज़्यादा इंदौर में पता करूँगा, लेकिन ठीक है, लोग चर्चा करते हैं, टीवी में अखबार में भी देखा तो अच्छा लग रहा है। पॉपुलैरिटी है गहलोत सरकार की स्कीम्स की, उसके आधार पर हम लोग कैसे। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपके साथ कंधा मिलाया, आपके साथ मेहनत की? नहीं, निश्चित तौर से आपके चैनल के हिसाब से आपने भी हमारा अच्छा प्रचार किया, आपको बहुत धन्यवाद है। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे युवा शिक्षित पढ़े लोगों को आप भी आगे प्रमोट करें, ताकि वो समाज को लेकर और हमारे शहर को लेकर जिनका विजन हो, और वो इस विजन को लेकर आगे बढ़े और शहर का आधुनिक विकास करें। आपको नहीं लगता उदयपुर प्रदेश का मतदाता शांत है? अंडर करंट कोई लहर चल रही है प्रदेश के चुनाव के दौरान? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि लहर से अशोक गहलोत की है, और मैंने समझता है किसी कामों के आधार पर हम लेकिन बीजेपी जो है वो राष्ट्रवाद के नाम से, मोदी के नाम से लोगों के बीच में जा रही है, अंडर करंट लहर की बात करती है। ऐसा कुछ लगा क्या आपको चुनाव? नहीं, मुझे नहीं लगा, बिल्कुल भी अंडर करंट नहीं है। और जो मोदी जो लहर है उसकी कोई मैंने बात नहीं सुनी, क्योंकि अब आवाम जो है वो काम देखना चल रहा है। आज लोगों को घेव चाहिए, लोगों को आवाज़ चाहिए, लोगों को हाथ में आर्थिक सहायता चाहिए, जिसकी वजह से वो खुद का, अपने परिवार का और खुद का लेकर आगे बढ़ सके। अब सशक्तिकरण की जरूरत है, जो कांग्रेस पार्टी ने दी है, जो मुझे लगता है मतदाता जागरूक हुए। मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा उम्मीद है कि शहरी क्षेत्र से ज्यादा उम्मीद है? ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में वो आपका जो परंपरागत वोट बैंक है, उसमें अभी आपको पूरी उम्मीद है कि आपको बेहतरीन पार करवाएंगे? बिल्कुल है, पूरी उम्मीद करता हूँ। चलो, 3 तारीख को काउंटिंग है, 3 दिसंबर को जी। उसके बाद आपसे फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से, हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं 25 तारीख को। 3 तारीख को गणना है। आज चुनाव की वजह से जो बड़बेश्वर महादेव में सनातनी चतुर्मास चल रहा था, जो 5 माह का हो चुका है, आज उसमें साधुओं का विसर्जन है। बहुत बड़ा प्रोग्राम है, नगर भंडारा है। हमारे पीछे अभी ये नगर भंडारा चल रहा है। अभी महिम राज्यपाल महोदय आसाम भी यहाँ आके गए हैं। पीछे महंत खुशहाल सिंह जी महाराज भी विराजे हुए हैं, और भी देश के नामी ग्रामी संत यहाँ पर हैं। फूल सिंह जी मीणा, उदयपुर ग्रामीण के विधायक, जो इस बार पुनः चुनाव लड़कर 3 तारीख के इंतज़ार की वेट में हैं। फूल सिंह जी, हमारे दर्शकों का आपका स्वागत है। ये बताएं फूल सिंह जी, चतुर्मास जब से शुरू हुआ तब से आप इससे जुड़े हुए हैं, क्या प्रेरणा थी आपकी? इतना बड़ा चतुर्मास में बहुत बड़ा सहयोग रहा आपका, चौवन कुंडिये में भी बहुत बड़ा सहयोग था। पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद और आपका आभार कि आपने इस चतुर्मास के बारे में आपने पूछा। और सनातनी चतुर्मास हर जगह नहीं होता है, ये पहला सनातनी चतुर्मास है जो वास्तव में खुशहाल भारती महाराज जो यहाँ पर बगला 54 कुंडी यज्ञ भी किया, जिसमें आप और हम दोनों आहुति में शामिल हुए थे। उस यज्ञ के अंदर वास्तव में बहुत ही बड़ा सुकून मिला, और उससे हमारा इस मेवाड़ का ही नहीं पूरा राजस्थान का भला हुआ। विशेष करके मेरी विधानसभा ग्रामीण होने के नाते मेरा सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष संत महात्माओं का मेरी ग्रामीण विधानसभा, और वो भी बड़बड़ेश्वर महादेव जी के इस पावन धरा पर पधार कर चतुर्मास हुआ करता है। मगर इस बार 5 माह का यह चतुर्मास हुआ है। एक सावन अधिक था, एक सावन अधिक होने के नाते 5 माह का हुआ, और हमारे को वास्तव में अच्छे अच्छे संतों का यहाँ पर आशीर्वाद मिला। अच्छी अच्छी भजन संध्या भी हुई, अच्छी अच्छी कथा भी हुई, और सभी हमारे धर्म प्रेमी बड़े धूमधाम से इस चतुर्मास का लाभ लिया। और आज समापन था,
और मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय गुलाब चंद जी कटारिया साहब जो असम के महामहिम राज्यपाल है, उनको मैंने आग्रह किया तो उनका भी हमारे को आशीर्वाद मिला और कुशाल भारती महाराज ने उनको भी आशीर्वाद दिया। और हमारा सौभाग्य है कि आज ये भंडारा भी युवा और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने संत महात्माओं का दर्शन भी किया और भोजन प्रसाद का भी आनंद लिया। और ये है ब्रह्मणेश्वर महादेव जी का, जो पहले मेवाड़ और यहीं पे इनकी पहचान थी, मगर आज पूरा राजस्थान ही नहीं पूरा हिंदुस्तान के संत महात्मा यहाँ आए हैं। तो मैं सभी संत महात्माओं का चरणों में नमन करते हुए कुशाल भारती महाराज का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारा ग्रामीण विधानसभा के ब्रह्मणेश्वर महादेव की पावन धरा को आपने पवित्र किया। सर, इसका अभी महामहिम बोल के गए कि पहले बहुत छोटी जगह थी, काफ़ी विकास हुआ है। अभी भी आपको लग रहा है कुछ कमियां हैं जिसको आप पूरी करना चाहिए? मैं आज के 20 साल पहले भी यहाँ आया करता था। केवल यहाँ पे एक कुंड था और यहाँ पर शिव जी की छोटी सी मूर्ति जो आज भी विराजमान है, वहाँ दर्शन करते थे। चमत्कारी महादेव जी की मूर्ति है। और फिर जब हमारे तगत सिंह जी सकताव साहब यहाँ पर सरपंच बने थे, उससे पहले हम आते जाते थे। और वो सरपंच बनने के बाद में वंदना जी विधायक बनी और एक हमने सामुदायिक शेड बनाया और उनके बाद में हमारी सरकार बदल गई। और 2013 में जैसे ही मेरे को विधायक बनाया और मैंने ये सामने ये दिख रहा है, ये यहाँ पे जो ये सामुदायिक भवन है, मैंने 2013 में बनाया। और उसके बाद में हमने यहाँ पर हर एक हमारा पार्टी का बड़ा से बड़ा कार्यक्रम करने का यहाँ पर लिया। विश्व आदिवासी दिवस भी हमने यहाँ पे मनाया। जब गुलाब चंद जी कटारिया साहब हमारे राजस्थान के गृह मंत्री हुआ करते थे, तब यहाँ पर मतलब यहाँ मिट्टी में बैठे थे, तब गुलाब जी भाई साहब ने कहा कि भाई आप क्या करोगे? तो मैंने कहा इस पूरा चौक को मैं इंटरलॉकिंग टाइलों से जड़वा दूंगा। तो ये देख लो आपके सामने, यहाँ पर आज चाहे बिछात नहीं भी हो तो भी हमारे आदमी आराम से नीचे बैठकर अच्छी मीटिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो मेरे पीछे शिव जी के मंदिर के सामने और कुशाल भारती महाराज के आश्रम के सामने जो चद्रों का शेड बनाया है, मैंने अभी ले लिया है इस काम को भी कि जैसे हमारा आचार संहिता खुलेगी तो मैं यहाँ पे भी 10 लाख रुपए देकर इंटरलॉकिंग टाइलों का वहाँ पर भी अच्छा विकास करूँगा। मैंने ये एनीकट भी बनवाया, प्रधान साहब ने एक एनीकट ऊपर बनवाया। ये है एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थान होगा, पर्यटक पॉइंट बनेगा। ये हमारा पहले का सपना था जो कुशाल भारती महाराज ने संतों का आवागमन करके हमारा सपना साकार किया। ये तो हो गए कुशाल भारती जी महाराज और यहाँ के चतुर्मास की चुनाव संपन्न हुए हैं। कैसा लग रहा है, क्या उम्मीद है? कैसा क्या लग रहा है, मेरे जो एक एक कार्यकर्ता जो वास्ते में 10 साल से मेहनत कर रहे थे, उन्होंने अब की बार डबल ताकत से वो लगे। और मेरा चुनाव नहीं था, ये आम जन का चुनाव था। एक तरफ धन बल था और एक तरफ जन बल था। कार्यकर्ता और जनता ने मेरा चुनाव लड़ा। सर, एक आपके विधानसभा की एक खूबी है कि बहुत बड़ा इलाका ग्रामीण है, तो 20 वार्ड शहर के भी आते हैं, तो दोनों की तासीर अलग अलग है लड़ने की। तो क्या फर्क दिखा आपको? कोई फर्क नहीं दिखा, शहर के और ग्रामीण में मेरे को कोई फर्क नहीं दिखा। वास्तव में शहर में वार्ड है, यहाँ पर नगर निगम है और हमारे यहाँ पंचायत समिति है। वो इतना फर्क है कि वो पंचायत है और ये नगर निगम है, इसलिए उसमें गांव में पंचायत राज में काम होता है और यहाँ पर रोड नालियों का काम, क्योंकि बस्ती आबादी ज़्यादा है, इसलिए ये चुनाव में साफ सफाई की समस्या रहती है। बाकी गांव में अलग अलग मदरा ढाणी में रहते हैं जो वो थोड़ा उसमें कम रहती है समस्या। ध्रुवीकरण की बात हुई थी, जनजाति अलग है, शहरी अलग है, हिंदू अलग है, इस तरह का ध्रुवीकरण आपको देखने को मिला? मेरे को कोई ऐसा फर्क नजर नहीं आया। लोग बाग है ऐसा कुछ कहते हैं कि हिंदू अलग है न आदिवासी अलग है। एक हमारे विपक्ष का नेताजी साल भर पहले हमारा आदिवासी दिवस पर उन्होंने आदिवासी वोट को रिझाने के लिए ये कहा था कि हमारा आदिवासी हिंदू नहीं है, और वही कैंडिडेट कावड़ यात्रा निकाल रहा है, शिव जी के यहाँ पर अभिषेक कर रहा है। तो ये तो सनातनी
धर्म है, इसके लिए कोई इसके लिए कुछ कहे तो गलत है। बाकी हम सभी विकास का कौन कौन से मुद्दे रहे आपके चुनाव में? विकास का तो 5 साल पहले तो हमने बहुत सारे काम किए, जैसे सूखा नाका की पुलिया, हमारे जावर माता में एनीकट और पुलिया, जावर माता से जावर माइन से टीडी तक रोड जो आधा पौन घंटा लगता था, वो रोड भी मैंने पूर्व सरकार में बनाया। वो भी मतलब 5 मिनट में टीडी से जावर चला जाता है। साथ में हमारा मादड़ी अंडरपास है, और ये प्रताप नगर और ब्रिज है, ठोकर चौराहे का अंडरपास है, गिरजा व्यास का पेट्रोल के पास अंडरपास है, एगलिमपुरा का अंडरपास है। ऐसे ऐतिहासिक काम किया। 15-15 किलोमीटर हर साल हमारी सरकार ने जो रोड दिए थे, उससे हमारे गांव और मजरा ठाणी को भी हमने जोड़ने का प्रयास किया। आज किसी भी पंचायत से किसी भी पंचायत में जाने के लिए रास्ता सुलभ करवाया तो पहले करवाया। जब मैं आया था 2013 में, स्कूलों के अंदर हमारे आदिवासियों को वास्तव में शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। जब मैंने देखा तो वहाँ पर शिक्षा के लिए अध्यापक नहीं थे। स्कूलों में अध्यापक नहीं होने के नाते मैंने अध्यापकों की भर्ती करवा के, मतलब जहाँ पर 30-40% अध्यापक थे, जहाँ पर हमने 70-80% अध्यापक लगाए। मगर इस सरकार ने अब वापस वो कर दी, जो बाहर की पंचायतों में अध्यापक नहीं है और शहर के नज़दीक डेपुटेशन में लगाकर हमारे आदिवासियों की शिक्षा को उन्होंने बिल्कुल गौण कर रखा है। साथ में मेरे जो DMFT फंड का पैसा भी इन 5 सालों के अंदर नहीं दिया और विकास नहीं किया। यही नहीं, मेरा विधायक फंड का पैसा भी इन्होंने 5,48,07,000 रुपये मेरे आज भी बाकी रख रखा है। मेरे 5 साल का मुद्दा पेरा फेरी एरिया के अंदर पट्टे नहीं देने की टीस मेरे को सता रही है। गहलोत जी को विधानसभा में भी मैंने खूब मुद्दा उठाया। उन्होंने ये कहा था 30 नवंबर 2011 के पहले का कोई भी डॉक्यूमेंट लिया हो और पट्टा ले जाओ, मगर वो बेचारा गरीब आदमी आज भी पट्टे के लिए इंतज़ार कर रहा है। तो दूसरा बड़ा पॉइंट ये है कि वन विभाग में जो हमारे आदिवासी भाई रह रहे हैं, उन्होंने बंजर ज़मीन को उपजाऊ करने के लिए भरपूर मेहनत की और उसको उपजा भी की, मगर अभी तक उन्होंने वन अधिकार के पट्टे इन्होंने नहीं दिए। वो भी मेरे लिए एक मन में टीस है, उसको भी मैं पहली प्राथमिकता में लूँगा। साथ में UDA लाकर पहले मेरे पेरा फेरी में पंचायत के सारी ज़मीन, चाहे वो बिला नाम हो या चारागाह की ज़मीन हो, सारी की सारी UIT के खाते में कर दी। इसलिए हमारा विकास यहाँ नहीं हो रहा। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे सरकारी विकास कोई हो, वो हम जब तक हमारे पास पट्टा नहीं होता है तो नहीं कर सकते हैं। आज भी मेरा विकास है, जो विधायक फंड का विकास कराता हूँ, तो पहले UIT NOC देती है, तो मेरा 1 लाख हो चाहे 10 लाख हो, वो तभी लगेगा जो UIT मेरे को परमिशन देगी। ऐसे मुद्दे जो ये पेरा फेरी एरिया के अंदर 135 गांव है, उनका विकास इस सरकार ने नहीं किया, और UDA लाकर जो वापस हमारे गांव मजरा ढाणी पंचायतों को भी इस UDA में लेके उसको भी अधिकृत करना चाहती है, तो मेरा इसके लिए भी विरोध है। हाईकोर्ट बेंच एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। विपक्ष का आरोप है कि कभी भी आपने कोई आवाज़ नहीं हुई। अरोड़ा साहब, मेरी विधानसभा की आप प्रोसीडिंग उठाकर देख लो, मैंने हर विधानसभा के अंदर हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा उठाया। और अभी हमारे एडवोकेट की जो हमारी जो वास्तव में मीटिंग थी, उसमें भी मैंने कहा था, मैंने कहा पैसे वाले हाईकोर्ट बेंच में जाकर जोधपुर भी जमानत करवा लेता है, मगर मैं आदिवासी एरिया से विधायक बनकर आता हूँ, और उस आदिवासी के लिए अगर मैं मुद्दा नहीं उठाऊंगा तो किसके लिए उठाऊंगा? आप प्रोसीडिंग उठाकर देखो, मेरी हमारी सरकार में भी मुद्दा उठाया, इस सरकार में भी उठाया, आने वाली सरकार में पुरजोर मुद्दा उठाकर इस हाईकोर्ट बेंच को मैं उदयपुर के अंदर, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में लेकर भी हमारा एक दफ़ा चालू करे, मगर स्थायी जब तक नहीं होगा तब तक मैं इसके लिए लड़ता रहूँगा। अब क्योंकि 3 तारीख को रिजल्ट है, अपनी मुलाकात जरूर होगी अंदर, कितने से जीतने की उम्मीद है? देखो, जीत चाहे 1 वोट की भी हो, जीत होती है। अब आगे तो जनता जनार्दन ने जो आदेश दिया है उसको स्वीकार करेंगे।
क्या क्या अनुमान, क्या अनुमान लगाया होगा, हिसाब किताब लगाया? अनुमान तो 3 तारीख को ही मिलेगा। हमारा तो ये है कि जीत है 100% नहीं 200% जीत। सरकार किसकी बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की कितने से? 125 सीटें कम से कम। 125 से सरकार बनाएंगे। ये फूल सिंह जी मीणा जिन्होंने राज्य सरकार 125 से बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, इसकी घोषणा तो की, मगर अपनी जीत कितने की होगी उसकी कोई घोषणा नहीं की। हम उनसे फिर मुलाकात करेंगे 3 तारीख को और जानेंगे क्या रिजल्ट रहता है, इनकी क्या योजना है आगे वाले। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी चैनल के सभी श्रोताओं को और आपके चैनल के सभी अधिकारियों को कि मेरे को भी आपने इस वीडियो में और आपकी इस चैनल में मेरा भी उपस्थिति दर्ज कराकर आपने मुझे सौभाग्य दिलाया, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।